हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वेव इक्वेशन के बारे में। हमने एक वेव इक्वेशन बनाया था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स मतलब क्लासिफिकेशन हमने किया था वेव का और उसके रिलेटेड थोड़े टर्म्स को डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम पहले पढ़ेंगे वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होता है, उसके बाद हम इस स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रिंग कितना होगा, तो उन सब के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले हेडिंग लगाते हैं वेव वेलोसिटी। हेडिंग जो लगाते हैं वो है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होता है? वेव वेलोसिटी का मतलब होता है the distance covered by the wave per unit time. The distance covered by wave per unit time in the direction of propagation of wave. Direction of propagation of wave is called wave velocity. Wave velocity. वेव वेलोसिटी को आप v से रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे छोटे से v से। ओके, ये वेव वेलोसिटी है। तो इस वेव वेलोसिटी के लिए हम ऐसा बोलेंगे कि एज द वेव मूव्स, आगे बढ़ता है, द पॉइंट ऑफ वेव फॉर्म रिटेन्स इट्स डिस्प्लेसमेंट, और ये तभी हो सकता है जब उसका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे। व्हाट इज द फेज डिफरेंस फॉर द वेव इक्वेशन? याद करो, हमने वेव इक्वेशन लिखा था दैट y of xt is equal to a sin kx minus omega t था। तो जो ये साइन का आर्गुमेंट होता है दैट वी कॉल द फेज, और जब वेव आगे बढ़ता है तो ये फेज जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट रहता है। फेज ऑफ द वेव रिमेन्स कांस्टेंट। ईच पॉइंट ऑफ द वेव retains its displacement as the wave forms, as the wave moves, each point of moving wave, as the wave moves each point of wave retains its displacement and it is possible only when phase of wave is constant। ये कंडीशन है। ओके, तो फेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। फेज कांस्टेंट रहता है, तो ये फेज है। किसी भी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका आंसर जीरो बनता है। उसका आंसर क्या बनता है? जीरो बनता है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स इज कॉन्स्टेंट। इसका हम डिफरेंशिएशन ले तो d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो बनेगा। सो देयरफॉर ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ t का मतलब 1 हो जाएगा, माइनस के इधर बनता है दिस इज dx बाई dt इक्वल टू व्हाट? 0।
और इस dx by dt को हम क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी बोलते हैं। सो देयरफॉर इधर हम लिख सकते हैं k dx by dt इज इक्वल टू ओमेगा, और ये k dx by dt को हम क्या बोलेंगे, dx by dt को वेलोसिटी बोलेंगे, k वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा। सो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया दैट इज ओमेगा बाय के। ये क्या हो गया भाई, वेव वेलोसिटी का एक इक्वेशन बन गया। क्लियर है? तो ये चीज हो गई, लिख दीजिए पहले, फिर और इसको आगे लिखते हैं। फटाफट पॉज करके लिख दीजिए इस चीज को। चल जल्दी करिए भाई, फटाफट पॉज करके लिख दीजिए। ओके, मैं डेफिनेशन यहां से रब कर रहा हूं। इतना क्वेश्चन यहां से हमने जो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला वो आया ओमेगा बाय के, बट ये ओमेगा जो है उसको हमने देखा था 2 पाई बाय टी, पिछले क्लास में डेफिनेशन देखी थी। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेव नंबर k इज इक्वल टू बोला था दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा। ये दोनों चीज यहाँ पे रख ले तो v इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा। ओमेगा क्या है तो दैट इज 2 पाई बाय टी, और k क्या है दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा। ये 2 पाई कैंसिल, लैम्डा बाय टी होगा। बट वी नो दैट 1/t क्या होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, तो लैम्डा इंटू न्यू होगा, लैम्डा इंटू 1/t, और 1/t को आप क्या बोल सकते हो, न्यू बोल सकते हो। तो एक रिलेशन हो गया वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, बहुत काम में आएगा, 12th स्टैंडर्ड में भी काम में आएगा कि वेव जो बढ़ता है उसके लिए जो स्पीड का इक्वेशन है लैम्डा, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा इज वेवलेंथ एंड न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो ये चीज हो गई। इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से समझा सकता हूं। देखिए यहाँ पे मैं इसी चीज को दूसरी तरीके से समझाता हूं कि भाई हमने देखा था कि वेव ऐसा है, वेव हमने बनाया, ये वेव क्रेस्ट और ट्रफ से बना। ये जो है ये इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ये 0, ये फेज हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 पाई, और इतना जो टाइम लगता है एक वेव बनने के लिए, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम, दैट वी कॉल द फ्रीक्वेंसी। तो ये जो टाइम पीरियड है वो टोटल टाइम पीरियड t है। तो मैं बोलूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना, तो लैम्डा जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, फिर वेव आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा वेव आएगा, ऐसे। और टाइम कितना लगता है, तो टाइम लगता है उसको कैपिटल T जितना। तो v इज इक्वल टू हम ऐसे भी लैम्डा इंटू न्यू लिख सकते हैं। ओके, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, बट ये प्रॉपर प्रोसीजर है कि v इज लैम्डा इंटू न्यू कैसे बनता है वो। ओके, तो ये तो सिंपल, ये प्रॉपर प्रोसीजर ये बोली जाती है, प्रॉपर मेथड ये बोली जाती है। ये तो केवल हम ऐसे डेफिनेशन से समझ सकते हैं। तो ये हो गया v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। फटाफट पॉज करके लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रिंग।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं अब, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, याद है भाई ट्रांसवर्स वेव्स मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि भाई प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और ऑसिलेशन की डायरेक्शन जब परपेंडिकुलर होती है तब उस टाइप के वेव को ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग। भाई वेव बनने के लिए मैंने कुछ फैक्टर्स बताए थे पिछले क्लास में। वेव बनने के लिए दो फैक्टर रिक्वायर्ड है, एक फैक्टर है इनर्शिया का फैक्टर और दूसरा जो है वो एक इलास्टिसिटी का फैक्टर रहता। एक है टू फैक्टर्स जो है वो दो फैक्टर जो है वो है एक इनर्शिया का फैक्टर, इनर्शिया का फैक्टर है तभी जाके वेव बनेगा। वेव बनने के लिए ये दोनों फैक्टर चाहिए, इनर्शिया फैक्टर और दूसरा इलास्टिसिटी का फैक्टर। दूसरा इलास्टिसिटी का फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर मतलब मास होना चाहिए, मास होगा तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा इलास्टिसिटी मतलब टेंशन फोर्स होना चाहिए, टेंशन फोर्स के बिना वेव का प्रोपेगेशन होना मुश्किल है। तो दो फैक्टर्स चाहिए आपको, एक चाहिए इनर्शिया फैक्टर और दूसरा चाहिए इलास्टिसिटी फैक्टर। सो द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स can be determined by two factor, by two factor। फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट इनर्शिया के रिलेटेड फैक्टर है वो है मास और उसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। और दूसरा जो है दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। ये दो फैक्टर की हेल्प से हम स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव निकाल सकते हैं। मास पर यूनिट लेंथ को हम ऐसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ होता है। और दूसरा टेंशन फोर्स T। मैंने पहले भी बताया इनर्शिया का फैक्टर मतलब मास होना जरूरी है तो ही काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं और वेव का काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। दूसरी चीज है कि भाई वेव प्रोपेगेट तभी हो सकता है जब उसके अंदर एक टेंशन इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो, रिस्टोरिंग फोर्स बन सके। तो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये वेव स्पीड है, वेव स्पीड कहाँ पे, ट्रांसवर्स, किसकी, ट्रांसवर्स वेव की। तो वेव स्पीड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, तो दो, ये हमने ये चीज पढ़ी हुई है। ये सेकेंड चैप्टर जो हम यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला पढ़ते थे उसमें था, एप्लीकेशन था कि ये वेव स्पीड दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, एक म्यू के ऊपर डिपेंड करती है और दूसरा एक टेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। म्यू के ऊपर डिपेंड करना मतलब मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करना, उसका पावर हम ले लेते हैं a और ये b है। तो v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, वेव स्पीड को ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू रेज टू a t रेज टू b। जो ये वेव स्पीड है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती थी, कौन से दो फैक्टर, ये वाले। हम ऐसा लिख सकते हैं where AB belongs to R and K is dimensionless constant, K is dimensionless constant, less constant।
ओके, अब दोनों साइड राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड्स बोथ साइड क्वांटिटीज हम यहाँ पे लिखे तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, स्पीड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा m0 l1 t minus 1 इज इक्वल टू k, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट लिया है, मास पर यूनिट लेंथ इसको हम लिख सकते हैं m1 l minus 1 t0 रेज टू a और दूसरा रेज टू a, और दूसरा जो फैक्टर है m1 l minus 1 t0 रेज टू a, और दूसरा जो है वो टेंशन इज वन टाइप ऑफ फोर्स, और फोर्स ma के हिसाब से m1 l1 t minus 2 रेज टू b होता है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं m0 l1 t minus 1 इधर आएगा m रेज टू a और ये प्लस b, तो m रेज टू a प्लस b l रेज टू माइनस a प्लस b और t रेज टू माइनस 2b, बोथ साइड कंपेयरिंग द पावर ऑफ mlt, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0, फिर माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 1, फिर माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 1, सो b इज इक्वल टू 1/2, b 1/2 हो गया, तो b इज इक्वल टू माइनस a लिखे तो सॉरी a इज इक्वल टू माइनस b लिखे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2, a का पावर, ये a है पावर म्यू का पावर a है, t का पावर b है, ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो v स्पीड इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं म्यू रेज टू a मतलब माइनस 1/2 और t रेज टू b मतलब 1/2, मान लो k1 ले लिया हमने, तो इसके ऊपर से आप क्या लिख सकते हो कि जो स्पीड है ट्रांसवर्स वेव की वो आएगा t बाय म्यू, तो ये फॉर्मूला हो गया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का ऑन ए स्ट्रिंग के अंदर जो वेव बनता है वो वेव की स्पीड ये दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये दोनों के हिसाब से एक फॉर्मूला बन गया वेव स्पीड का। क्लियर, नोट डाउन करिए। इधर से क्लियर भी ये हो रहा है कि जो वेव स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कि वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर, तो ये हो गया, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड। यही सारी चीजें हैं, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक इनर्शिया और दूसरा इलास्टिसिटी के फैक्टर के ऊपर। ओके, अब मेरा हेडिंग रहेगा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन सॉलिड, ओके। चलो इतना ये रद्द कर देता हूं मैं। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड। सब चीज सेम जैसी दिखेगी। वेव बनने के लिए दो फैक्टर चाहिए, एक इनर्शिया का फैक्टर और एक इलास्टिसिटी का फैक्टर।
तो सॉलिड के अंदर इलास्टिसिटी का फैक्टर रहता है शियर मॉड्यूलस, और जो आपका इनर्शिया का फैक्टर रहता है वो रहता है डेंसिटी। तो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स, determined by two factors, first is what? Density of that solid, mass per unit length, नहीं वॉल्यूम, मास सॉलिड है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम वो रहेगा रो, मतलब डेंसिटी रो। और दूसरा जो फैक्टर है इलास्टिसिटी का फैक्टर वो है शियर मॉड्यूलस दैट इज n। ये दोनों के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर से वही चीज, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव v is proportional to rho raised to a और n raised to b रहेगा। एक कांस्टेंट लगा देंगे तो k rho raised to a n raised to b रहेगा, where k is dimensionless constant and ab belongs to r, रहेगा। चलिए अब दोनों साइड क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लगा देंगे। स्पीड है ये वॉल्यूम नहीं है, ये स्पीड है। ये स्पीड है, ओके। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा m0 l1 t-1 इज इक्वल, k तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, रो डेंसिटी का रहेगा m1 l-3 t0 रेज़ टू a। शियर मॉड्यूलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाय एल, मतलब वहां पे था x बाय एच, ये तो गया, स्ट्रेन का तो होता ही नहीं है। फोर्स रहता है m1 l1 t-2, एरिया रहता है l2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m1 l-1 t-2 raised to what? b, okay? So therefore ये बनेगा m0 l1 t-1, इसको हम लिख सकते हैं m raised to a l raised to -3a t raised to 0, m raised to b l raised to -b t raised to -2b। इसको हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड तो एज इट इज m0 l1 t-1, ये रहेगा m raised to a plus b l raised to -b -3b, सॉरी -3a, सॉरी ये -3a है, तो -3a -b और t raised to -2b। दोनों साइड कंपेयर कर देंगे mlt के पावर को, तो -2b इज इक्वल टू आएगा -1, सो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। m के पावर को कंपेयर करेंगे तो a plus b is 0, so a is equal to -b, that means a is equal to -1/2। ये a और b की वैल्यू इधर रख लेंगे, so from equation number 1 ये वेव स्पीड जो है सॉलिड के अंदर वो रहेगा k rho raised to a, मतलब rho raised to -1 n raised to b, मतलब 1/2। तो ये k ये आएगा n by rho, ओके। k को हम 1 ले लेते हैं, तो वेव स्पीड का जो इक्वेशन है वो बन जाएगा n by rho। तो पिछली बार क्या आया था,
टी बाय म्यू आया था, मतलब इनर्शिया का फैक्टर नीचे आया था, म्यू इनर्शिया का फैक्टर था, इधर भी इनर्शिया का फैक्टर डेंसिटी नीचे आया, ऊपर वहां पे इलास्टिसिटी का फैक्टर था टेंशन फोर्स, इधर इलास्टिसिटी का फैक्टर है मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, तो n बाय रो। ओके, लिख दीजिए इतना। फिर तीसरा करते हैं, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन फ्लूइड, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन फ्लूइड्स, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। चलिए, दो स्पीड हमने देखी, ट्रांसवर्स वेव की एक स्पीड देखी, ऑन स्ट्रिंग देखा और इन सॉलिड देखा। अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स फ्लूइड के अंदर। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब कंप्रेशन रैरफैक्शन के थ्रू जो आपका वेव आगे बढ़ता है वो। चलिए अब वो स्टार्ट करते हैं। Speed of longitudinal waves in fluid, speed of longitudinal waves in fluid, in fluid. ओके, इसके अंदर भी दो फैक्टर आएंगे, एक तो इनर्शिया का फैक्टर, तो फ्लूइड में इनर्शिया का फैक्टर रहेगा डेंसिटी, और दूसरा फैक्टर रहता है उसका इलास्टिसिटी का, मतलब रिस्टोरिंग का। तो फ्लूइड के अंदर यहाँ पे जो आएगा वो बल्क मॉड्यूलस आएगा। सो इट कैन बी डिटरमाइंड, इट कैन बी डिटरमाइंड by two factors, by two factors. Which two factors? First, inertia का factor, मतलब density of liquid, mass per unit volume, mass per unit volume, मतलब density is equal to rho, और दूसरा बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस that is equal to B, that is equal to B. ओके, तो इसी फैक्टर्स के ऊपर से हम लिख सके कि स्पीड ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स is proportional to rho raised to a b raised to b, एक कांस्टेंट लगा देंगे, rho raised to a b raised to b, where k belongs to r and ab where k is dimensionless constant and ab belongs to r, दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे। तो ये रहेगा m1
सॉरी m0 स्पीड के लिए l1t माइनस 1 इज इक्वल टू k का होगा नहीं, रो आएगा m1 l माइनस 3t0 रेस टू b, और बल्क मॉड्यूलस मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अगेन फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स m1 l1 t minus 2, एरिया l2 m1 l minus 1 t minus 2, m1 l minus 1 t minus 2 रेस टू, ये इसके प्रोपोर्शनल, इसका पावर तो a है और इसका पावर b है. ओके, सो देयरफॉर m0 l1 t minus 1 इज इक्वल टू आएगा m रेस टू a l रेस टू माइनस 3a t रेस टू 0, इधर आएगा m रेस टू b l रेस टू माइनस b t रेस टू माइनस 2b. ओके, सो ये हो जाएगा m0 l1 t minus 1 m रेस टू a प्लस b l रेस टू माइनस 3a माइनस b t रेस टू माइनस 2. दोनों साइड पावर को कंपेयर कर लेंगे तो माइनस 2b इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस 1. सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/2 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1/2. ये दोनों की वैल्यू इधर रख लेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 स्पीड जो है वो हो जाएगा k रो रेस टू a, ये रहा आपका a, रो रेस टू a, रो रेस टू माइनस 1/2 और b रेस टू 1/2. तो आप लिख सकते हो इस चीज को k b बाय रो, k की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो v इज इक्वल टू बन जाएगा b अपॉन रो. दिस इज द स्पीड ऑफ. तो आप देखोगे तो पहला इक्वेशन किया था तो t बाय म्यू आया था, t रिस्टोरिंग मतलब इलास्टिसिटी का फैक्टर था और रो इनर्शिया का फैक्टर था. फिर दूसरा हमने किया, दूसरा किया ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स इन सॉलिड किया तो उस सॉलिड के अंदर शियर मॉड्यूलस आया था, इलास्टिसिटी का फैक्टर और डेंसिटी आया था. तीसरा किया स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन फ्लूइड तो उसके अंदर ये इनर्शिया का फैक्टर आया, बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम है और ये डेंसिटी है. चौथा इसी तरह कर सकते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन सॉलिड रॉड, इसकी जगह पे हम सॉलिड रॉड भी ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं, सॉलिड रॉड. तो चेंज क्या होगा, बल्क मॉड्यूलस नहीं आएगा, बल्क मॉड्यूलस यहाँ पे नहीं आएगा. सॉलिड रॉड जो होता है उसके पास यंग्स मॉड्यूलस होता है. तो बल्क मॉड्यूलस की थोड़ा चैप्टर नंबर 9 में ये सब चीज पढ़ाई हुई है. तो इधर इसकी जगह पे क्या आएगा, यंग्स मॉड्यूलस आएगा, दैट इज y. क्या आएगा, y आएगा. और यहां से पूरा इक्वेशन इसी तरह डिराइव करोगे तो y बाय रो बनेगा. क्या बनेगा, y बाय रो बनेगा. कब, जब आप सॉलिड रॉड की बात करते हो तब. क्लियर. पॉज करके फटाफट लिख दीजिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं.
चल ओके, तो ये 4 टाइप के हमने फॉर्मूला देखे। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर साउंड वेव इन गैस। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर साउंड वेव इन गैस। Newton's formula for sound waves in gas। न्यूटन साहब ने ये अज्यूम किया था कि ये जो साउंड वेव्स गैस के अंदर ट्रैवल होते हैं, न्यूटन अज्यूम दैट द साउंड वेव travel in gas in isothermal condition, in isothermal condition। Newton assumed that sound wave travel through gas under isothermal process, under isothermal process। और isothermal process मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो उसने ऐसा माना, अज्यूम किया, और उसने अपना एक फॉर्मूला बनाया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वी नो दैट फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? PV इज कांस्टेंट, क्योंकि N, R और T तीनों कांस्टेंट है। इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आया PdV प्लस VdP। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट PdV इज माइनस VdP। यहां पे हम लिखे तो ये क्या बनेगा? अब आपका ये यहां पे क्या बनेगा? P को सब्जेक्ट बना ले तो माइनस VdP अपॉन क्या आएगा? dV आएगा। इस चीज को हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन dV बाई V। प्रेशर मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेन बोल सकते हैं, अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन बोल सकते हैं। और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है? मॉड्यूलस होता है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को तो हमने बोला था बल्क मॉड्यूलस। क्या बोला था? बल्क मॉड्यूलस बोला था। बट ये बल्क मॉड्यूलस कौन सी प्रोसेस में है? आइसोथर्मल प्रोसेस में है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो बल्क मॉड्यूलस आता है दैट इज इक्वल टू प्रेशर हो जाता है। ये चीज हमने निकाला यहां से। सो अपने पास बल्क मॉड्यूलस वाला जो स्पीड ऑफ साउंड वेव जो था उसका कुछ फॉर्मूला था, अभी अभी हमने देखा था, दैट इज B बाय रो। बट न्यूटन ने क्या बोला था कि ये B कौन सा लेने का? आइसोथर्मल वाला लेने का। और B आइसोथर्मल वाला लेते हो तो आइसोथर्मल इज इक्वल टू B आइसोथर्मल इज इक्वल टू हो जाता है प्रेशर। तो ये तो फॉर्मूला हो गया P बाय रो का, ये फॉर्मूला हो गया P बाय रो का। एंड एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हम P लेते हैं 1.013 10 to the power 5 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 kg पर मीटर क्यूब।
ये लेते हैं, तो जो स्पीड ऑफ साउंड वेव आया वो आया कुछ 280 मीटर पर सेकेंड। ये p और रो की वैल्यू रख ली यहाँ पे और सिंप्लीफाई किया तो कुछ आंसर जो आया वो आंसर आया 280 मीटर पर सेकेंड। और ये एक्चुअल जो वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की जो 330 या 340 बोलते हैं उससे काफी 15% जितनी कम आई। तो दिस वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड गिवन बाय द न्यूटन इज इनकरेक्ट and 15% less than the actual value of the sound in STP. So this value is incorrect and 15%, approx 15% less than the actual value in air at STP। एक्चुअल वैल्यू कितनी आती है तो 340 के अराउंड, 330 और 340 हम लेते हैं, इतनी एक्चुअल वैल्यू होती है। उससे ये कम आया, कितना कम आया 15% कम आया। तो फिर इसका करेक्शन किया लाप्लास ने, लाप्लास करेक्शन आएगा। अब उन्होंने उस इक्वेशन में बोला कि जो आपने आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर किया था वो गलत है, आप कंसीडर करो एडियाबेटिक प्रोसेस। तो पहले इतनी चीज लिखिए, फिर हम अब डिराइव करते हैं कि भाई लाप्लास करेक्शन क्या दिया था, वो करेक्शन वो फटाफट पॉज करके लिख लीजिए इस चीज को। चलिए ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आया था P बाय रो न्यूटन के हिसाब से। अब हम प्रूव करते हैं जो लाप्लास ने करेक्शन किया, करेक्शन करके उन्होंने बताया कि एक्चुअल वैल्यू के पास में ही ये वैल्यू मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू द लाप्लास आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो प्रोसेस गलत है। आपको लेनी कौन सी चाहिए वो प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस लेनी चाहिए। लाप्लास करेक्शन Laplace pointed out that Laplace pointed out that wave speed या speed of साउंड वेव लिख देते, साउंड वेव ट्रैवल्स या तो साउंड ट्रैवल्स थ्रू ए गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो जो आइसोथर्मल लिया था वो गलत था, एडियाबेटिक कंडीशन है। ओके, अब एडियाबेटिक कंडीशन के लिए वी नो दैट PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू क्या होता है,
तो कांस्टेंट होता है, उसमें गामा आता है, ऐड होता है। इसका हम डिफरेंशिएशन ले तो p एज इट इज गामा v रेज टू गामा माइनस 1 dv प्लस v रेज टू गामा dp, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो गामा p v raised to gamma minus 1 dv is minus v raised to gamma dp। ओके, इसमें से ये v raised to gamma minus 1 और dv को नीचे लेकर चलते हैं, so therefore gamma p is equal to v raised to gamma dp upon v raised to gamma minus 1 dv, so gamma p is equal to minus v raised to gamma minus gamma plus 1 dp upon dv। तो ये गामा गामा कैंसल, ओके, v raised to gamma minus 1 गामा v raised to gamma minus 1 ये हो गया। चलिए, तो गामा p इज इक्वल टू माइनस वी dp बाई dv होगा। क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, गामा p इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन dv बाई v? यस, ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस और ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन। तो दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेस एंड अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो इस चीज को आप क्या बोल सकते हो, बल्क मॉड्यूलस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, बल्क मॉड्यूलस बोल सकते हो। और ये बल्क मॉड्यूलस जो है वो कौन सी कंडीशन में है, आइसोथर्मल की एडियाबैटिक। एडियाबैटिक पहले हमने आइसोथर्मल लिया था, अब ये हो गया एडियाबैटिक का। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड वेव का था वो फॉर्मूला कुछ था, v इज इक्वल टू b बाय रो, और उसमें b क्या लेना है, एडियाबैटिक लेना है, और एडियाबैटिक क्या है, तो दैट इज गामा p है। तो दिस इज गामा p बाय रो। ये इसके अंदर उन लोगों ने वैल्यूज रखी सब। डायटोमिक गैस के लिए ये जो गामा होता है उन लोगों ने रखा 7/5। स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो है वो प्रेशर 1.013 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रखा, एंड डेंसिटी 1.29 केजी पर मीटर क्यूब रखा। मतलब ये सब चीज एसटीपी वाली है। तो जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई कुछ 331.3 मीटर पर सेकेंड। ये जो वैल्यू आई वो वैल्यू हो गई 331.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से क्लोज्ड है। ये वाली वैल्यू जो है वो हम स्पीड ऑफ साउंड काउंट करते हैं 330 340, तो उसके पास में है। वो वाला आता था 280, ये है 330 के पास में। तो हम बोलेंगे कि भाई जो न्यूटन ने अज्यूम किया था कि आइसोथर्मल होता है वो गलत है, करेक्शन करके दिया लाप्लास ने कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, एंड दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके, दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। लिखिए, फटाफट पॉज करके लिख दीजिए इस चीज को।
चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंडिंग गैस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंडिंग गैस। Factors affecting the speed of sounding gas. Factors affecting the speed of sounding gas. तो लाप्लास ने जो फॉर्मूला लिया है उसी को पकड़ते हैं। लाप्लास ने करेक्शन करके जो फॉर्मूला दिया उसमें आया अपना दैट इज गामा पी बाय रो। ये लाप्लास का फॉर्मूला है, ओके, जो एक्चुअल वैल्यू के साथ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच होता है। तो पहला फैक्टर जो लेते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं हम, तो पहला फैक्टर लेते हैं, देखते हैं कि डेंसिटी, डेंसिटी की हम बात करते हैं। सपोज प्रेशर कांस्टेंट है प्रोसेस में, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर velocity otherwise speed of sound is inversely proportional to the root of the density। P कांस्टेंट लिया, गामा तो फिक्स कांस्टेंट ही होगा गैस के लिए, तो V इज 1/रूट रो होता है। मतलब दो गैसेस लिए, एक गैस की जो डेंसिटी है वो ρ1 है, दूसरे गैस की जो डेंसिटी है वो ρ2 है, और उस गैस का कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम स्पीड का रेशियो लेते हैं, तो वो जो स्पीड का रेशियो आता है v1/v2 वो आएगा ρ2/ρ1 इनवर्सली। क्लियर? दूसरा फैक्टर रहता है प्रेशर की, हम बात करते हैं। तो भाई सपोज एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो रही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी नो दैट PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT होता है। PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT होता है, ओके। ये तो कांस्टेंट है आपका, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है तो PV इज कांस्टेंट हो गया। P as it is रखो, we know that density is mass by volume, so volume is mass by density, that is equal to what, constant। इसका मतलब ये हुआ कि भाई P by rho का रेशियो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो जब प्रोसेस आपकी एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो रही है तो आपको P बाय रो का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आपका प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब P बाय रो का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तीसरा जो है वो है ह्यूमिडिटी, और चौथा जो है वो टेम्परेचर है। ह्यूमिडिटी ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर के लिए डेंसिटी में डिफरेंस रहता है वाटर वेपर और एयर के बीच में, तो उसकी वजह से एक मीडियम में, मतलब कि भाई मॉइस्ट और ड्राई एयर में किसमें स्पीड साउंड ज्यादा बनेगा वो उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। और चौथा फैक्टर रहता है वो रहता है आपका टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर हम यहां से निकाल सकते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज RT होगा, PV इज इक्वल टू क्या होगा, RT होगा, और V को हम बोल सकते हैं m by रो, दैट इज इक्वल टू RT होगा। तो हम इधर से क्या लिख सकते हैं, P बाय रो इज इक्वल टू RT बाय m होगा।
P बाय रो इज आर टी बाय एम होगा, इधर रख ले तो कुछ इक्वेशन बनेगा, फोर्थ का फैक्टर लिख रहा तो ये बनेगा गामा P बाय रो दैट इज आर टी बाय एम। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दी रूट टी होता है, टेम्परेचर होता है। तो P बाय रो इज व्हाट आर टी बाय एम। These are the four factors that affecting the speed of sound in the gas. Clear है? नोट डाउन करिए चलिए फटाफट। ये वाले फॉर्मूला के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, तो ध्यान रखना। ओके, नोट्स में अच्छे से सारे 4 फैक्टर दिए हुए हैं, लिख देना अच्छे से प्रॉपर। ओके गाइस, तो आज के क्लास में हम इतना रखते हैं, इतना अच्छे से नोटबुक में लिख देना, अगले क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।